हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि ठीक ही होंगे और आपकी अपनी पढ़ाई भी अपने फुल स्विंग पर चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, मैंने जेईई मेंस 2025 के लिए एक सीरीज शुरू की है और सीरीज में मैंने एससी वर्मा के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के लेना शुरू किया है और पर डे लगभग मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें सिलेक्टिव क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से 8 से 10 क्वेश्चंस में लेता हूँ। इसी सीरीज का 6th डे है। तो 6th डे पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड 2 यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक को उठाया है। शुरुआत मैंने 12th के टॉपिक से की है, लास्ट तक आता है तो मैं 11th के सारे टॉपिक यानी दोनों बुक पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को कवर करूंगा। तो आज डे 6 से शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले 5 वीडियो में तैयार चुका हूँ, सब में लगभग औसत एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन डाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टारगेट जेईई मेंस 2025 एससी वर्मा सीरीज डे 6 मैग्नेटिक फील्ड 2। पार्ट 1 जो था उसमें फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल वगैरह के केस थे। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड 2। और मेरी सलाह है सभी बच्चों को इसको पढ़ने के साथ साथ कॉन्सेप्ट को जरूर समझिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट के थ्रू जरूर मुझे अपडेट करें कि आपको क्या दिक्कत आई है और आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व दोस इश्यूज। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से इसमें मैंने प्रॉब्लम ली है। लेट स्टार्ट। मैंने जो इसमें प्रॉब्लम सेलेक्ट की है दैट आर प्रॉब्लम नंबर 17 है, देन आफ्टर 20 है, देन आफ्टर प्रॉब्लम नंबर 30 है, ये आप देख पा रहे हैं, and then after problem number 35 है, and then after problem number 39 है, and then after problem number 46 है, then after 52 है, then after 58 and then 61। कुल ये टोटल 10 प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ सेलेक्ट की। इन प्रॉब्लम पे आज हम डिस्कशन करेंगे और मेरा टारगेट है जेईई मेंस 2025 सेशन, ये आपका जनवरी अटेम्प्ट, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। एससी वर्मा सीरीज मैग्नेटिक फील्ड 2 टारगेट जेईई मेंस 2025। क्वेश्चंस के नंबर ये लिखे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के टाइम पर इसको वॉच कर सकते हैं। इसी सेम ऑर्डर पे इन क्वेश्चंस को डिस्कस कराया जाएगा। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ, 17 नंबर दिया है, फिगर शोज ए स्क्वायर लूप ABCD with the side length A, the resistance of the wire ABC वायर का रेजिस्टेंस R है and that of ADC is 2R, ADC का 2R है। Find the magnetic field B at the center of the loop assuming uniform wire। ठीक है, वायर को यूनिफॉर्म एज्यूम कर लिया है, ठीक है, सेंटर ऑफ लूप पे आपको पता नहीं। और ये जो भी ABC वायर ये भी यूनिफॉर्म है, ADC भी जो है वो भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वायर, बट दोनों के अपने रेजिस्टेंस अलग अलग दे दिए गए, आपको फील्ड पता करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R है और नीचे वाले का 2R है। तो लेट स्टार्ट। कुछ इस टाइप से ये पार्ट होगा, दिस वन एंड दिस वन। गौर देखें तो ये आपके पास सेंटर हुआ, पॉइंट O, सेंटर पॉइंट O होगा, राइट। और करंट ऐसे जाती है पॉइंट A पर, A B C एंड D, राइट। ये आपके पास है, इसकी साइड लेंथ L होगी। अब आप गौर से देखिएगा, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, नीचे वाले का 2R दिया है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस को R और 2R पैरेलल मान लीजिए तो करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में जाएगी, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हुए हैं। तो पैरेलल लगे हैं तो करंट का रेशियो 1:2 होगा। इट मींस इसमें 1 पार्ट जाएगा, इसमें 2 पार्ट जाएगा। तो करंट को 3 पार्ट डिवाइड कर लेते हैं, 1:3 में 2 में भेज देते हैं। तो यहाँ पे करंट जो जाने वाली रेजिस्टेंस कम ज्यादा जाएगी 2I/3, और इस पार्ट में करंट जाएगी I/3। अब आप किसी भी इस सेंटर पॉइंट को O को देखेंगे तो ऊपर वाले किसी पार्ट से देखें तो ये आप बहुत से देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, और ऐसा आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, कोई एक वायर है जिसकी अपनी एक फिक्स लेंथ है और यहाँ पे पॉइंट P दिया हुआ है, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, करंट I एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज R। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0/4πI/R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा,
ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो आप गौर देखेंगे यहाँ पे जो आर का काम करेगा दिस वन पार्ट, ये पार्ट जो होगा, ये आर जो होगा L/2 के इक्वल होगा। L/2 के इक्वल क्यों होगा? बिकॉज ये टोटल लेंथ L हो जाएगी, क्योंकि ये भी L दी हुई है, ये वाली पार्ट लेंथ भी L है, स्क्वायर फ्रेम तो L होगी, तो ये L/2 हो जाएगा। सेंटर से मिड ऑफ द साइड का डिस्टेंस L/2 होगा जो R का काम करेगा। अल्फा बीटा ये दोनों ही 45 हो जाएंगे, तो अल्फा एंड बीटा दोनों ही 45 होंगे। और ये जो मैं पैरामीटर लिखूंगा ऑल द 4 सेक्शंस के लिए हैं, सबके लिए सेम आएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले किसी पार्ट से देखेंगे तो वो दोनों फील्ड किधर बना रहे होंगे, ये सेगमेंट जो फील्ड इनवर्ड बना रहे होंगे और ये वाले सेगमेंट फील्ड आउटवर्ड बना रहे होंगे। तो पहले मैं इनवर्ड फील्ड देख लेता हूं। तो पार्ट ए बी सी से, इतने से दोनों से इनवर्ड ही आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स क्यों करना है, क्योंकि मैं एक पार्ट ए बी लूंगा, एक पार्ट बी सी, दोनों से ही फील्ड आएगी इनवर्ड। इनवर्ड कैसे आएगी, वायर ऐसे जा रहे हैं, इसको पकड़िए और थंब इनवर्ड जाएगा, इनवर्ड होगा। एडीसी से वायर ऐसे पकड़ेंगे, थंब आउटवर्ड है, थंब इधर है, फिंगर्स आउटवर्ड जाएंगे तो आउटवर्ड बनाएंगे। तो एबीसी से फील्ड इनवर्ड है, मैंने क्रॉस बना दिया है। 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ऊपर वैल्यूज लिखी हुई हैं, मैं उनको रख देता हूं। और इस पार्ट के लिए आई की वैल्यू जो है 2i/3 है, तो बी आएगा 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई मतलब 2i/3, आर मतलब L/2। आई मीन्स 2i/3 मैंने लिखा है, देखिए आई मीन्स 2i/3 इस पार्ट में, और आर मीन्स L/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45। साइन 45 होगा 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2, 2/√2 मतलब √2 बन जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपके पास आएगा, वैल्यूज भी सॉल्व कर लेंगे, करंट देखते हैं, करंट की वैल्यू दी है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी तो न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नहीं दी, सब साइड लेंथ जो मैंने आपको ले ली है वो साइड लेंथ है ए, मैंने एल ले ली है, तो कोई दिक्कत नहीं, जनरल फॉर्मूला सॉल्व करना है। तो आते हैं, तो आपके पास हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब आपके पास बचेगा 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई एल, ये आपका पहला पार्ट आ गया, 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई एल। सिमिलरली अगर मैं पार्ट एडीसी से बात करूं, एडीसी से, ये लोअर पार्ट है, तो इससे फील्ड आने वाली डॉट, और ये फील्ड कितनी आने वाली, सारे पैरामीटर वही होंगे, जो ये आई मैंने 2i/3 रखा है, ये सिर्फ क्या होगा i/3, यानी हाफ करंट है, बाकी सारे पैरामीटर सेम है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी हाफ आ जाएगी। तो ये इस फील्ड को मैं लिख देता हूं बी को, दिस फील्ड बी बिकम्स 1/2 टाइम्स ऑफ 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई एल, ये हो जाएगा। ये आपके पास B1 फील्ड कह देंगे सपोज, और इसको B2 कह देंगे। इक्वेशन नंबर 2, ऊपर वाले को मैंने सिर्फ हाफ लिख दिया क्योंकि करंट हाफ हुई थी, 2i/3 की जगह i/3 करंट होगी। तो आपके पास नेट फील्ड कॉज देखें तो इनवर्ड फील्ड ज्यादा है, आउटवर्ड फील्ड कम है, तो नेट फील्ड जो आपके पास आएगी बी नेट, दैट इज B1 माइनस B2, और डायरेक्शन भी होगी क्रॉसवर्ड, क्योंकि B1 बड़ी फील्ड है तो B1 की डायरेक्शन होगी। इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो किसी से उसका हाफ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, हाफ वैल्यू बच जाएगी। दैट बिकम्स 1/2 टाइम्स ऑफ 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई एल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। योर आंसर बिकम्स √2 म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई एल। आपके क्वेश्चन में एल नहीं साइड लेंथ ए दी थी, तो आप उसको ए एज्यूम कर सकते हैं और ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ये भी अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड निकालने की प्रॉब्लम थी, मोस्ट ऑफ केस में चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही पूछा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कौन सी है हमारी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, 20 नंबर। द वायर एबीसी shown in the figure form a equilateral triangle. Find the magnetic field B at the center O. Triangle of the triangle, assuming the wire is to be uniform. वायर यूनिफॉर्म है, करंट ऐसे आ रही जो कि
हेड वायर से आ रही है वो टुवर्ड द सेंटर डायरेक्टेड है, और यहाँ पे आकर के दो पार्ट में डिवाइड होकर के और इसी के जस्ट अलोंग द सेंटर वाली लाइन, जिस लाइन पे ये आ रहा है उसी लाइन पे वायर गया है, करंट मिलके फिर से आई बना देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखिएगा वायर कुछ ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे लूप है, ऊपर से एक वायर आ रहा है इस टाइप से, करंट आई है ए बी सी, और इसकी ओर हेडेड था, ये सेंटर पॉइंट ओ था इसका, एंड दिस वन, और ये करंट फिर से मिलके आई हो जाती है। करंट जब यहां पर आएगी इसको दो पार्ट मिलेंगे, पूरा यूनिफॉर्म वायर है तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे I/2 करंट, इस पार्ट में I/2, ये I/2 इधर टर्न हो गए, ये इधर टर्न हो गए, दोनों मिलकर फिर I बना के निकल जाएंगे। तो गौर से देखें, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, ये वहां पे जो भी फील्ड अपवर्ड बनाएगी तो ये वाला हॉरिजॉन्टल सेगमेंट वहां पे फील्ड डाउनवर्ड बनाएगा। इस पार्ट की बात करूं, ये पार्ट वहां पे जो भी फील्ड अपवर्ड बनाएगा, तो इस पार्ट की बात करूं तो यहाँ पर ये इस टाइप से, मैं इधर आगे बनाता हूँ इस टाइप से। तो देखिए ये करंट डायरेक्शन हमको ऐसे मैंने पकड़ लिया, ओ क्यू करंट, तो ये इनवर्ड बनाएगा, ये वाला पार्ट भी इनवर्ड, तो ये दोनों सेगमेंट यहाँ इनवर्ड बनाएंगे। जबकि इधर देखें तो ये वाला पार्ट इधर आउटवर्ड बनाएगा और ये वाला पार्ट भी इधर ऐसे आउटवर्ड बनाएगा। तो दोनों सेम टाइप के सेगमेंट है, एक इनवर्ड बनाएगा एक आउटवर्ड बनाएगा, तो इन दोनों से मिलकर के फील्ड जीरो हो जाएगी। अब रही बात जो एक्सटेंडेड पार्ट है, जो ऊपर से आया हुआ ये पार्ट है और ये पार्ट है, ये दोनों पार्ट की लाइन पर एक्सिस पर ही ये पॉइंट ओ है। तो ये कोई भी वायर, जैसे मैंने आपसे कहा ये कोई वायर है, भले इतने बड़ा वायर हो, इसकी लाइन पर कहीं भी पॉइंट 1 पॉइंट 2, तो इस वायर के कारण यहाँ पर फील्ड होती है जीरो। कोई वायर अपनी एक्सिस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है, एक्सिस से हट के किसी पॉइंट बनाता है। तो अपर एलिमेंट एंड ये डाउनवर्ड एलिमेंट जिसमें करंट आई है, ये दोनों एलिमेंट इस पॉइंट ओ की लाइन पर है या पॉइंट ओ इन वायर की एक्सिस पर है, इससे वो एलिमेंट फील्ड नहीं बनाएंगे। हेंस योर आंसर बिकम नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। बहुत आसान प्रॉब्लम था, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था, लेकिन समझना जरूरी था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, देखते हैं अगली प्रॉब्लम कौन सी है। 20 के बाद आती है हमारी प्रॉब्लम नंबर 30। Along straight wire is fixed horizontally and carries a current 50 ampere. A second wire having the linear mass density this is kept parallel to the parallel and directly above the wire at a separation of 5 mm. What should be the second wire? What current should this second wire carry such that the magnetic repulsion can balance its weight? दो वायर है, मैं अभी इनमें करंट की बात नहीं करता हूं, आपसे कह रहा है सेकेंड वायर में करंट की वैल्यू पूछी गई जिससे कि वो उसके वेट को मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर ले। ठीक है, मैं भी जनरल वैल्यूज लेता हूं, बाद में के सारे डेटा डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, एक वायर ऐसे है, इसमें कुछ करंट होगी I1, दूसरे वायर में भी I2 करंट, एक और करंट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप गौर से देखें, इसमें पहले तो हम देख लेते करंट की डायरेक्शन, जो वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 है। वायर नंबर 1 जो है उस 2 की रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, सॉरी आउट द प्लेन बनाएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउट द प्लेन हो जाएगी डॉट। अब इसका वेट तो लग रहा है डाउनवर्ड, इस वायर का वेट जो कि mg के इक्वल है, वो तो डाउनवर्ड लगा है, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड होना चाहिए। तो गौर देखें, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर है, अगर मैंने इसमें करंट में कुछ ऑप्शन लूं, करंट की डायरेक्शन ये मान ली, करंट डायरेक्शन मैंने इधर मान ली है, तो अब ध्यान देखिएगा, I इसमें I2 मान लिया, I मतलब I2, ठीक है, तो IL क्रॉस B, तो ये आप देखें L क्रॉस B, थंब अप जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स अप हो जाएगा, यानी कि करंट डायरेक्शन सही है, दोनों में अपोजिट होनी चाहिए। अपोजिट होने पर रिपल करते हैं, सेम होने पर वो अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा जो कि ऊपर लगेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा सेकेंड वायर में करंट I2 इंटू ILB, थीटा 90 है, तो IL मतलब इसकी लेंथ L इंटू B मतलब पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड आई B1, ये मैग्नेटिक फील्ड B1 बनाई गई। ठीक है, ये आपके पास होगा, तो ये फोर्स बैलेंस होना चाहिए। ठीक,
अब वेट की बात करें, डेटा पढ़ लेते हैं, क्या क्या डेटा यहाँ पे दिए हुए मेरे पास है, मैं भी आपको रीड करा दूंगा। डेटा क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पे मेरे पास बुक है, मैं उससे देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, ए लॉन्ग वायर इज फिक्स हॉरिजॉन्टली एंड कैरीज ए करंट 50 एम्पियर। तो I1 आपके पास 50 एम्पियर दिया हुआ है, कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर। सेकेंड वायर हैविंग लीनियर मास डेंसिटी 1 × 10⁻⁴ kg पर मीटर। तो इसका लीनियर मास डेंसिटी लेमडा दिया है 1 × 10⁻⁴ kg पर मीटर, ठीक है। पैरेलल टू डायरेक्टली अबव द वायर एंड सेपरेशन इज 5 mm। दिस गैप इज R इज 5 mm, 5 mm का गैप दिया हुआ है, ठीक है। और I2 आपसे पूछा गया है, I2 वैल्यू आपको निकालनी है, ये I2 कैलकुलेट करना है, राइट। तो चलिए वेट मान लेते, इसकी लेंथ L है, ठीक है, इसकी लेंथ L है, तो हम यहाँ पे वेट कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। I2 B1 की वैल्यू हो जाएगी μ0/4π 2I1/R इंटू, ये F की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, F में B1 मैंने पहले लिख दिया, और I2 × L, I2 × L, ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। इसको टू mg, m होगा लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल, क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी लेमडा है तो उसमें यूनिफॉर्म है, तो इसकी लेंथ एल मान ले तो एल का मल्टीप्लाई करना, उसका मास मिल जाएगा इंटू ग्रेविटी। यहां देखिए एल से इंडिपेंडेंट आंसर है, कट चुका है। ये है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻7 इंटू 2 इंटू I1 आपके पास दिया हुआ है 50 एम्पियर अपॉन R 5 मिलीमीटर, तो 10⁻3 इंटू I2 इसको टू लेमडा आपके पास दिया 10⁻4 इंटू जी। इसको सॉल्व कर लिए, 30 का आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑन सॉल्विंग मैं सॉल्व करके रख लिया हूं मैंने, ठीक है। तो I2 की जो वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेशन टाइम ना लगे, इनसे मैं सीधे आंसर बताऊं। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर आ जाएगा 30 नंबर 0.49 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दिस बिकम्स 0.49 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, लेफ्ट पर। अगर मैंने इसमें राइट माना है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन पे, अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर, राइट। तो ये भी अपने आप में अच्छी प्रॉब्लम थी, बहुत सिंपल से सिंगल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी कौन सी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 31 नंबर प्रॉब्लम देखें। 31 है, ए स्क्वायर लूप PQRS, ये PQRS स्क्वायर लूप है, कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज में, देखिए ये एरो बना हुआ है, 10 एम्पियर एज शोन इन फिगर, 6 एम्पियर नियर लॉन्ग वायर कैरिंग करंट 10 एम्पियर। इस लॉन्ग वायर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में 10 एम्पियर है। सो दैट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्ट PQ इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द पार्ट RS। आपको दिखाना है PQ में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू और मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट उसकी डायरेक्शन जो है RS में लगने वाले फोर्स के अपोजिट है। PQ RS में फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, पहले पार्ट में आपको ये शो करना है। एंड फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप, इस स्क्वायर लूप में मैग्नेटिक फोर्स भी पता करना है आपको। बहुत अच्छी प्रॉब्लम, 2 सेंटीमीटर साइड का है, इनके बीच में गैप 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और 2 सेंटीमीटर साइड है, PQRS है, राइट। इस पे हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, वेरी गुड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये वायर है, इस पे एक करंट जा रही है, दिस करंट इज 10 एम्पियर, I1 10 एम्पियर है, और इस पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट जा रही थी ऐसे, दिस वन वाज PQRS, करंट का सेंस ऐसे था, ये दिस गैप इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस स्क्वायर साइड इज 2 सेंटीमीटर। आई थिंक ये दिया हुआ है, देख लेते हैं फिर से।
या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पी क्यू आर एस है, इसमें एंटी क्लॉक चल रही थी, सॉरी फॉर दैट, इसमें अपवर्ड जा रही थी, एंटी क्लॉक एंड अपवर्ड थी, मैंने शायद गलत ले लिया है, मैंने क्लॉक ले लिया, मैं डायरेक्शन रफ करूंगा, एंटी क्लॉक एंड अपवर्ड थी, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंटी क्लॉक एंड अपवर्ड डायरेक्शन, ये है। तो पहले हमें पी क्यू और आर एस में फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल दिखाने हैं, तो चलिए मैं इस पार्ट को ऐसे कर लेता हूं, ध्यान देखिएगा। तो पहला पार्ट ए, ये हमारे पास वायर है, इसको इन्फिनिटी लॉन्ग वायर मान लेंगे, और यहां पे एक वायर रखा है पी क्यू, इसमें करंट आई ऐसे जा रही है। अब गौर देखेंगे, ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर और ये टोटल डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। मैं क्या करता हूं यहाँ पे, क्योंकि पहला वाला वायर ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो अपने डिस्टेंस अकॉर्डिंग वेरी करती जाएगी। तो पीक्यू वायर के करंट एलिमेंट छोटे छोटे लें तो हर एक अगले करंट एलिमेंट में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो वहां पे पीक्यू वायर की मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम होता जाएगा। तो सेम एलिमेंट, करंट एलिमेंट पे फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कम होती जाए तो फोर्स कम होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वेरिएबल है इस पूरे एलिमेंट में, पूरे पीक्यू वायर में, एक सेक्शन से लेकर दूसरे सेक्शन तक, तो इसमें आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ ऐसा किया, यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया dx लेंथ का, ये करंट एलिमेंट ले लिया ऐसे, इसमें करंट डायरेक्शन ये है, इस करंट को I2 नाम दे दिया, I2 6 एम्पियर है, आई थिंक देख लेता हूँ फिर से, I2 6 एम्पियर ही लिखी हुई, वो देखिए लिखा हुआ है 6 एम्पियर, दिस वन 6 एम्पियर लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। तो आते हैं अब इस करंट एलिमेंट पे देखें, तो इस करंट एलिमेंट यहाँ पे x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये वायर कैसे फील्ड बनाया गया यहाँ पर, ये वायर PQ के हर एलिमेंट की जगह पर फील्ड इनवर्ड बनाएगा, ठीक है, ये ऊपर जा रही फील्ड इनवर्ड बनाएगा। डायग्राम में कुछ और बना था, देखता हूं, डायग्राम में पॉइंट P डॉट बना है, पता नहीं क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये फील्ड तो उधर ही जा रही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फील्ड जो बनेगी क्रॉसवर्ड बनेगी, ठीक है, फील्ड क्रॉसवर्ड बनी तो उस छोटे से एलिमेंट की लेंथ dx है, इसमें एक स्मॉल फोर्स df आ जाएगा, df आ जाएगा I मतलब I2, L मतलब dx इंटू बी, ये वाला वायर वहां पे जो भी फील्ड बनाएगा, ये वायर अपने से x डिस्टेंस जो फील्ड बनाएगा वो फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 बाई x, इतनी ये फील्ड आ जाएगी, ठीक है। ये एक df फोर्स आ जाएगा, स्मॉल फोर्स। अब इस फोर्स को कहां से इंटीग्रेट करना है नेट फोर्स निकालने के लिए, अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो गौर देखिए फील्ड यहाँ पर इस वायर ने इनवर्ट बनाई है, राइट, वायर में करंट ये, तो IL क्रॉस B, तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी इस पे, तो इस एलिमेंट में फोर्स की डायरेक्शन जो आ जाएगी वो अपवर्ड डायरेक्शन आएगी, द डायरेक्शन ऑफ df इज अपवर्ड। फिर से देख लीजिए, इस लॉन्ग वायर ने उस पोजीशन dl एलिमेंट पे, dx एलिमेंट फील्ड इनवर्ड बनाई, ये उसकी फील्ड लिखी हुई, मैग्नेटिक फील्ड लिखी हुई, ये मैं यहां लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ये है और करंट कैरिंग वायर ये है, तो करंट कैरिंग वायर में IL क्रॉस B इनवर्ट करेंगे, B अंदर की ओर टर्न करेंगे फिंगर्स, तो थंब अपवर्ड जाएगा, ठीक है। तो ये df की डायरेक्शन, नेट फोर्स x की लिमिट जो है 1 to कहां तक होगी, दिस इज 3 cm, 1 to 3 cm, ये आपके पास आ जाएगा। अब गौर देखेंगे, इसमें जो भी वैल्यू सॉल्व करके आनी है, मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं, फिर भी मैं थोड़ी सी स्टेप कर देता हूं। df जो आपके पास आएगा, आपको I1 भी दिया है, I2 भी दिया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, सब कुछ बाहर है, ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2I1 I2 बाई x, ये पूरा बाहर आ जाएगा, 2I1 I2 आएगा, सॉरी x नहीं आएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन पे जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, और ये लिमिट है 1 to 2 cm है, ध्यान दिए सेंटीमीटर है, 1 to 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू भी दी है, 2I1 I2 वैल्यू दी है, 1 अपॉन x का ln x में आएगा, वैल्यू लगाइएगा, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पास इस वायर में फोर्स आ गया अपवर्ड, F on PQ,
एफ ऑन पी क्यू अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ गया, एफ ऑन पी क्यू वायर। अच्छा, ऐसे ही मैं यहाँ पे देखता तो इस वाले वायर में कहीं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता, ये वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बनाता, ये वायर इस आर एस सेक्शन बात की यहाँ पे क्रॉस फील्ड बनाता, वही सेम एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स ले लेते हैं। अब क्रॉस फील्ड होती है तो आई एल क्रॉस बी, ये देखिए डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसमें फोर्स सारे डाउनवर्ड आ जाते हैं, तो इसका फोर्स आर एस का सेम वैल्यू से इसी टाइप से सॉल्व करते हैं, एफ आर एस सेम आ जाते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ पी क्यू इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आर एस, दोनों सेम हो गए, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख लीजिएगा, इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻7, 2I1 दिया, I2 दिया, स्टैंडर्ड यूनिट है। वहां पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका इंटीग्रेशन ln में आएगा, तो ln x2/x1 हो जाएगा, यानी कि ln 2/1 सेंटीमीटर दोनों कट जाएंगे, ln 2 की वैल्यू लगानी पड़ेगी, आप पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन कर दिया तो f हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब दूसरा पार्ट इसमें क्या पूछा है, बी पार्ट इसमें पूछा हुआ है, बी पार्ट जो है, एंड द बी पार्ट इज फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप। तो ये बात तो कंफर्म है कि आर एस और पी क्यू के फोर्स एक दूसरे इक्वल एंड अपोजिट में कैंसिल हो चुके हैं। अब इनमें मैग्नेटिक फोर्स किसके कारण बचेगा, पी एस पे निकाल लेते हैं और क्यू आर पे निकाल लेते हैं। तो चलिए इस पे चेक कर लेते हैं पी एस और क्यू आर पे क्या आएगा। तो आते हैं अगले पॉइंट पर, पी एस और क्यू आर में क्या फोर्स आएंगे। तो गॉस के पी एस वायर ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा पीएस का, एफ पी एस। और इस वायर से पीएस की लोकेशन पे हर जगह फील्ड सेम होगी, तो हम सीधे फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ पीएस पे या इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी तो फोर्स नेट कांस्टेंट आ जाएगा, जो भी आएगा, ठीक है, हर सेम एलिमेंट पे सेम फोर्स आएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और आर क्यू या क्यू आर वाले में भी इससे डिस्टेंस बढ़ चुकी है, तो मैग्नेटिक फील्ड हर एलिमेंट पर सेम होगी बट इसके कंपेयर में कम होगी, ठीक है। तो उस पर आप देखेंगे ये दोनों पैरेलल है, तो यानी कि दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये फोर्स आ जाएगा एफ ऑन क्यू आर। अब गौर देखें, ये दोनों फोर्स तो पी क्यू और आर एस ने कैंसिल कर दिया था, पी एस और क्यू आर दोनों अपोजिट हैं, लेकिन अब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। तो मैं आपको दिखा दूं, एफ ऑन पी क्यू, बी पार्ट है इसका, पी क्यू इज नॉट इक्वल टू एफ ऑन क्यू आर। तो अब इनमें से बड़ा फोर्स कौन सा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी डिस्टेंस कम है 1 सेंटीमीटर, ये फोर्स बड़ा होगा, उसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी कम बनी है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो पी एस बड़ा है, क्यू आर छोटा है, ये दोनों कैंसिल कर चुके हैं, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी एफ नेट, यानी कि लूप इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, ये फोर्स उस साइड आ जाएगा पीएस की डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स की वैल्यू जो आएगी एफ पी एस माइनस एफ क्यू आर। तो नेट फोर्स आएगा एफ पी एस, सॉरी यहाँ पी एस लिखना था, यहाँ मैं पी क्यू लिख चुका हूं, दिस वन, ये पी क्यू नहीं पी एस था, पी एस। आप फिर से देख लें, ये पी एस वाला था वर्टिकल वाला, पी एस और क्यू आर के बारे में बात होनी थी। तो एफ नेट जो होगा एफ पी एस माइनस एफ क्यू आर। फोर्स क्या होगा, आई एल बी, आई दोनों में सेम है, आई टू है, एल दोनों की लेंथ हम 2 सेंटीमीटर लगा देंगे। तो पहले वैल्यू लिख देते हैं आई टू, एल दोनों की लेंथ सेम है, बी, बी यहाँ पे बी एट द लोकेशन ऑफ पी एस मेड बाय द इन्फिनिटी लॉन्ग वायर माइनस बी एट द लोकेशन ऑफ क्यू आर। आई टू आपके पास कितना दिया हुआ, आई टू आपके पास दिया है, जो लूप में करंट है उसको आई टू मैंने माना, दिस वन इज आई टू। तो आई टू वैल्यू आपके पास 6 एम्पियर दी हुई है और एल आपके पास 2 सेंटीमीटर दिया है, तो आई टू 6 एम्पियर है, एल 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻² हो गया। बीपीएस, बीपीएस में होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। इन्फिनिटी लॉन्ग वायर से फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है 2i अपॉन आर। तो 2i अपॉन एक में करेंगे, पीएस वाले में आर की जगह 1 सेंटीमीटर और इसमें 3 सेंटीमीटर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1 बाई 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 10⁻² माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i2
अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻², ये 3 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, 6 इंटू 2 इंटू 10⁻² इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, बाद में रख दें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, 2i भी बाहर आ जाएगा और नीचे 10⁻² भी बाहर आ जाएगा, 1 माइनस 1/3, इट मीन्स 2/3। इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 31। सॉल्व कर चुका मैं पहले, 31 का आंसर देख लेते हैं। 31 का आंसर जो है आपका ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻5 न्यूटन। तो 1.6 इंटू 10⁻5 न्यूटन, और ये नेट फोर्स राइट वर्ड आएगा इस डायरेक्शन में, एंड दिस बिकम्स योर आंसर। राइट, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था ये समझने के लिए, कैसे हम एलिमेंट लेके कहाँ पे एलिमेंट करना है, फीड वेरिएबल है, कहाँ पे कैसे करना है। तो ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है और आपको आने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, हमारी अगली प्रॉब्लम कौन सी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 31 के बाद हमारी अगली प्रॉब्लम 35। 35 भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, और इसके पहले मैंने भी एक ट्रायंगल वाली प्रॉब्लम भी बताई थी 20 नंबर। तो आप देखें, ए कंडक्टिंग सर्कल लूप ऑफ रेडियस a is connected to long straight wire. The straight wire carry the current I as shown in figure. ये दोनों वायर टुवर्ड द सेंटर ही है, सेंटर यानी इनके वायर की एक्सिस पर ही, जो स्ट्रेट वायर है उनके एक्सिस पर सेंटर है। As shown in figure, find the magnetic field B at the center of the loop. सेंटर ऑफ लूप में फील्ड बतानी है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, ये देखिए, ये आपके सामने एक लूप है, इसमें दो स्ट्रेट वायर कनेक्टेड है, ऐसे। इस पे करंट आई आ रही है, इस पॉइंट मान लो ए पर आते हैं और बी पर। यहां से इसको करंट को दो पार्ट मिलेंगे, कैसे, वाया अपर पार्ट, वाया लोअर पार्ट। क्योंकि यूनिफॉर्म रिंग है तो ऊपर दोनों तरफ करंट सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस सेम होगा, ये I/2 और ये करंट भी I/2, ठीक है। और ये इसका सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट हो। तो आप देखें यहाँ पे 4 पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड करें। तो पहला ये सेगमेंट बिफोर ए, स्ट्रेट पार्ट, क्योंकि इस स्ट्रेट पार्ट के एक्सेस पर ही पॉइंट O है, तो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। और दूसरा पार्ट जो है बी, ये दोनों कहने या फिर से मिलकर आई बना देंगे। तो बी से राइट साइड जो स्ट्रेट पार्ट है उसकी एक्सिस को पीछे एक्सटेंड करें, उसकी एक्सिस पर पॉइंट O पड़ता है, तो ये सेगमेंट भी यहाँ पर कोई फील्ड नहीं बनाएगा। रही बात अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट, दोनों की रेडियस सेम होगी। तो अपर सेगमेंट से देखें तो यहाँ पे इसको ऐसे हाथ से पकड़ लें, थंब टेंजेंट की ओर करें और सेंटर को फिंगर करें, फिंगर अंदर की ओर टर्न हो रही है, अपर पार्ट यहाँ पे इनवर्ट फील्ड बनाएगा। लोअर पार्ट देखें तो थंब करंट टेंजेंट की ओर करें, करंट की ओर, और फिंगर O की ओर करें, फिंगर आउटवर्ड आ रही है, यानी ये फील्ड आउटवर्ड बनेगा। दोनों इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे नेट आंसर आपके पास आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O इज 0। ये आंसर 0 होगा, एंड दिस इज वेरी गुड प्रॉब्लम। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थी, विद इन 10 सेकेंड सॉल्व हो सकती है इफ यू नो द कॉन्सेप्ट प्रीवियसली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट इज 39 नंबर प्रॉब्लम है। A circle loop of radius r carries a current I. Another circle loop of radius small r, बहुत छोटा है कैपिटल R से, carries a current I and it is placed at the center of large loop. The planes of the two circles are at right angle to each other. Find the torque acting on the smaller loop. स्मॉलर लूप पे टॉर्क पता करना है। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं डायग्राम। दोनों लूप के प्लेन्स जो हैं परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो चलिए डायग्राम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा ये? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, दो लूप है, ये आपके पास है, ठीक है, और दूसरा ऐसे है, ये स्मॉल आर रेडियस का लूप है और ये कॉमन सेंटर है, ये O कैपिटल आर रेडियस का। कैपिटल आर बहुत छोटी है कंपेयर टू स्मॉल आर, ठीक है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो छोटे वाले लूप का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है किस इस लाइन पर हो सकता है, ऐसे
या लेफ्टवर्ड हो सकता है। किसी भी लूप का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो करंट के सेंस पर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो लूप ये ऐसे रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं। एक लूप अगर ऐसे जमीन पे रखा हुआ है दिस टाइप से, तो दूसरा लूप ऐसे रखा हुआ है। तो अगर ये छोटे वाले लूप को मैं ऐसे मानूं तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस लाइन पे हो सकता है। ये स्मॉलर लूप को मैं दिखा रहा हूँ, बिगर लूप ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो बिगर लूप ऐसे रखा है, तो ये अपने सेंटर में कहीं ना कहीं फील्ड बनाएगा। तो सेंटर में अगर इसमें करंट इस सेंस में जा रही है तो करंट अगर इस सेंस में है तो फील्ड अपवर्ड बनाएगा, करंट रिवर्स सेंस में तो फील्ड इनवर्ड बनाएगा, यानी वो इस टाइप से बनाएगा। तो ये छोटे लूप के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर होगा। अब बड़े लूप ने जो सेंटर में फील्ड बनाई है उसकी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फील्ड डायरेक्शन या तो अपवर्ड होगी या तो डाउनवर्ड हो सकती है। तो फिर ये दोनों पॉसिबिलिटी दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। इन दीज केसेस हमेशा जो छोटे लूप का जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन और बड़े लूप से सेंटर बनाई गई फील्ड की डायरेक्शन दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द स्मॉलर लूप। A current loop of radius capital carries current I, another current loop of radius small carries a current small I। तो जो कैपिटल आर रेडियस का लूप है उसमें कैपिटल आई करंट है, स्मॉल आर रेडियस वाले में स्मॉल आई करंट है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें एक स्मॉल आई करंट है, इसमें एक कैपिटल आई करंट है, कैपिटल आई करंट है। तो पहले तो देखें फील्ड कितनी हुई। फील्ड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r। किसी करंट के लूप के सेंटर में जो फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाई 2r होती है। ये फील्ड यहां बनेगी। m कितना होगा? NIA। किसी करंट के लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है NIA, n नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, I इसकी करंट स्मॉल आई है, A इसका हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब टॉर्क का मैग्नीट्यूड, टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो m क्रॉस b होता है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो टॉर्क आपके पास आएगा एम बी साइन थीटा, और आप डायग्राम में देख पा रहे हैं थीटा होगा 90 डिग्री, तो टॉर्क वैल्यू हो जाएगी एम बी। एम मीन्स आई इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर और बी होगा म्यू नॉट कैपिटल आई बाई 2 कैपिटल आर, एंड दिस बिकम्स योर आंसर। बहुत आसान सी प्रॉब्लम थी, कॉन्सेप्चुअल सिंगल कॉन्सेप्ट पर थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। 39 बाद मैंने यहां सेलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 46। 46 पढ़िएगा। ए चार्ज ऑफ दिस कूलॉम 3.14 10⁻⁶, आई थिंक 6 ही है ये, -6, यस -6 है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। The ring rotates about its axis with an angular velocity of 60 radian per second. Find the ratio of electric field to the magnetic field at a point on the axis at a distance of 5 centimeter from the center. सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर रिंग की एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के रेशियो पता करने हैं। तो पहले बात तो आपको पता है करंट के यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस पर एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, कैलकुलेशन काफी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी होता है, क्योंकि ये रिंग रोटेट कर रहा है तो रोटेटिंग रिंग जो होगा एक डाइपोल मोमेंट जनरेट करेगा, उसकी एक्सिस पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। दोनों के मैग्नीट्यूड्स का हमको रेशियो चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको दोनों के एक्सियल पॉइंट पर फील्ड, दोनों फील्ड के फॉर्मूले पता हो, बस उनको आप डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। फिर भी मैं फॉर्मूले रिकॉल करने के लिए आपके सामने लिख देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, ये आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज लूप है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, कुछ चार्ज डेंसिटी या चार्ज क्यू दिया होगा, यहां स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जो होगी वो होगी के ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती, तो के, अगर सपोज इसमें चार्ज क्यू है, स्मॉल क्यू, ये डिस्टेंस स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। यहाँ के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होगी, यूनिट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आइदर वो अलोंग होगी या इनवर्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है,
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका, अगर इसमें कुछ रोटेट कर रहा है ये कुछ इस टाइप से, मैं दिखाता हूँ। अगर ये रोटेट कर रहा है तो अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे रोटेट कर रहा है इस टाइप से, ये ऐसे रिंग है, इसके एक्सेस पर आपने पॉइंट दिखाया हुआ है, और ये कुछ इस टाइप से देखिए, इस पॉइंट में देखिए ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है कुछ ऐसे, दिस वन। तो मैं जैसे देख रहा हूं उसके अकॉर्डिंग एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा है इस टाइप से, ठीक है। तो ये अगर एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा है तो इसका इस टाइप से डाइपोल मोमेंट इधर आ जाएगा। अगर इसको मैं क्लॉक रोटेट करा दूं तो ऐसे क्लॉक रोटेट करें तो डाइपोल मोमेंट एक्शन नहीं होगी, तो इसको इस लूप को हटा करके आप ऐसे एक बार मैग्नेट मान सकते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट उधर हो गया। और आपने इलेक्ट्रिक में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक बार मैग्नेट की एक्सिस पर फील्ड होती है। अगर इलेक्ट्रिक बार मैग्नेट की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, तो फील्ड की वैल्यू होती है K2P/R3। तो ऐसे ही इसमें अगर इसकी एक्सिस पे बात करें तो सेम टाइप से फॉर्मूला आएगा μ0/4π2m/R3, ठीक है। तो चलिए वो चेक कर लेते हैं। स्मॉल आर कैपिटल अगर छोटे होते तो अलग बात है। तो μ0/4π2m/R3, तो यहाँ होता है r² + r² 3/2। तो ये फॉर्मूले होते हैं, आप इनको सॉल्व कर लीजिए, दोनों वैल्यूज आ जाएंगे, उनका रेशियो ले लीजिए, आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं 46 के बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरी कौन सी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी 52 भी एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपके पास दो प्लेट दी हुई, करंट कैरिंग प्लेट दी हुई है, जिनमें करंट पर यूनिट लेंथ लेमडा दिया होगा, जिसको हम यहाँ लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो आपको दिया होगा। और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं, उन पे फील्ड निकालनी है। 2 large metal sheets carrying surface current as shown in figure. The current through a strip of with DL is KDL. KDL है, DL स्ट्रिप में KDL करंट है, यानी कि DL लेंथ में KDL है, तो K ही इसका करंट डेंसिटी होगी। यूनिट लेंथ कितनी होगी? DL लेंथ में KDL है तो यूनिट लेंथ में कितनी होगी? K ही इसका करंट डेंसिटी लेमडा हो जाएगा। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, Q एंड R। बहुत आसान है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, दिस वन इज प्लेट, यहाँ पे सब डॉट वाली फील्ड है, करंट्स हैं, सॉरी करंट, एंड दिस इज अ शीट, यहाँ सब क्रॉस करंट है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इसका मीन्स मैं आपको समझाऊं तो कुछ इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ये एक सीट है, इसमें अगर ये मैं टिप की डायरेक्शन करंट मान लूं तो सीट में करंट ऐसे जा रही है, दिस वन, या आपकी ओर ऐसे आ रही है। जो डॉट वर्ड दिख रही है ऊपर वाली, इसमें करंट देखिए टिप आपकी ओर है, ऐसे ये इस टाइप से करंट फ्लो हो रही है। और जैसे नीचे वाली क्रॉस वर्ड है वो इनवर्ड ऐसे आ रही है, ठीक है। और यूनिट लेंथ में, डीएल लेंथ में जो करंट इतने पार्ट में जो नेट अमाउंट ऑफ करंट होगा वो KDL दिया है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी ना क्या, लीनियर करंट डेंसिटी है, लीनियर करंट डेंसिटी जो आपको दी वो K दी है यहाँ पे। और आप पता है किसी भी सीट से कि नियर बाई पॉइंट पर जो फील्ड होती है, अगर ये डॉट है, तो डॉट का मतलब है कि आप इसको वायर को ऐसे पकड़ लिए, डॉट का मतलब इस टाइप से आपकी ओर करंट है। अगर अपर किसी पॉइंट पे देखें तो फील्ड ऐसे फिंगर टर्न पे तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगी, ऐसे हम पकड़ लें। और अगर इसके नीचे किसी पॉइंट पर देखें तो फील्ड फिंगर्स ऐसे राइट साइड टर्न हो तो इस साइड टर्न हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है, अब मैंने पीछे नहीं देखा, ये पॉइंट P होगा, ये Q होगा, ये R होगा। अब हम देखते हैं इन पॉइंट से फील्ड क्या होगा। ये प्लेट फर्स्ट है, ये प्लेट सेकंड है। तो फर्स्ट प्लेट के कारण ये डॉट है, तो ऊपर देखेंगे तो ये फील्ड B1 लेफ्टवर्ड आ जाएगी, तो फर्स्ट तो B1 इधर आ जाएगी। और ये क्रॉस्ड है तो इसमें थंब अंदर की ओर करंट जा रही है, थंब अंदर की ओर करें और P की ओर फिंगर हेड करें, ये फिंगर उधर टर्न हो रही है, देखिए राइट साइड, तो B2 इधर आ जाएगी। और क्यों दोनों में करंट डेंसिटी सेम दी है तो ये दोनों कैंसिल हो करके नेट फील्ड यहाँ 0 आ जाएगी, नेट फील्ड 0 आ जाएगी, ठीक है। सेम रीजन यहां पर होगा। अब आप गौर देखिए क्रॉस है तो क्रॉस से अब R पर देख, तो R पे फिंगर समय कहा जा रही है, ये थंब है मैंने, ये क्रॉस है, फील्ड करंट अंदर थी, R के फिंगर्स किया, ये लेफ्ट वर्ड आ रही है, तो सेकेंड प्लेट से लेफ्ट वर्ड आएगा B2। तो कंफर्म फर्स्ट प्लेट से, ऊपर वाली प्लेट से
डॉट ऐसे जा रही है, अगर देखेंगे आर क्यू तो ये देखिए राइटवर्ड जा रहा है, तो ये राइटवर्ड B1 आएगा, ये दोनों भी कैंसिल होकर के नेट फील्ड को 0 कर देंगे। हाँ, पॉइंट क्यू पे बात करूं तो पॉइंट क्यू पे क्रॉस के कारण फील्ड होगी राइटवर्ड और डॉट के कारण फील्ड भी होगी राइटवर्ड, तो दोनों ही राइटवर्ड आ जाएंगी, B1 भी इधर होगी और B2 भी इधर होगी। तो नेट फील्ड एट क्यू, नेट फील्ड जो आएगी B1 प्लस B2 आएगी। B1 क्या है? B1 है कि लेमडा म्यू नॉट लेमडा बाई 2 होती है, तो म्यू नॉट के बाई 2 प्लस म्यू नॉट के बाई 2, ये फील्ड का फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे लेमडा करंट डेंसिटी है यूनिट लेंथ पे, और तो इस पॉइंट पे फील्ड होती है म्यू नॉट लेमडा बाई 2 इन्फिनिटी एक्सटेंडेड करंट सीट के कारण, तो आपका आंसर हो जाएगा म्यू नॉट के एंड दिस बिकम योर आंसर। ये भी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम थी, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कौन सी हमारी 39, 46, 52। इसके बाद हमारी प्रॉब्लम नंबर है 58। 58 को ध्यान से पढ़िए। A tightly wound long solenoid carries a current of 2 ampere। एक सोलेनाइड है जिसमें 2 एम्पियर करंट है। An electron is found to execute a uniform circular motion inside the solenoid with a frequency this। इस फ्रीक्वेंसी से वो SHM कर रहा है। Find the number of turns per unit meter in the solenoid। सोलेनाइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको निकालने हैं। उसमें करंट 2 एम्पियर है, आई दिया हुआ है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी है 1 × 10⁸ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ये लॉन्ग सोलेनाइड है। लॉन्ग सोलेनाइड, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह एक सर्कुलर पाथ में हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी इधर होती है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर जब वो चला होगा तो कुछ इस टाइप से एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, और सर्कुलर पाथ में घूमते समय इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और ये इलेक्ट्रॉन है। सोलेनाइड में करंट की वैल्यू जो दी है वो 2 एम्पियर दी है। मैं फिर से डेटा देख लेता हूँ। करंट की वैल्यू जो दी हुई है दिस 158, करंट की वैल्यू दी है 2 एम्पियर और फ्रीक्वेंसी है 1 × 10⁸। करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है, फ्रीक्वेंसी 1 × 10⁸ है, और फ्रीक्वेंसी जो है एंगुलर वेलोसिटी 1 × 10⁸ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है, राइट। फिर से देख लेते हैं, ये ओमेगा ही होगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड दे दिया है ना, यस। रेडियन पर सेकंड नहीं, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड जो होता है ये आपके पास रिवॉल्यूशन पर सेकंड, सॉरी फॉर दैट, रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, रेडियन पर सेकंड नहीं है। रेडियन पर सेकंड जो होता है वो ओमेगा होता है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड हमें इसको बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इट इज नॉट ओमेगा, इसलिए मुझे ध्यान है, मैंने देख लिया, तो ये वैल्यू ओमेगा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पास रिवॉल्यूशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी है 1 × 10⁸ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो ओमेगा जो आएगा 2πf हो जाएगा, यहां से आपको ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ओमेगा जो होता है, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा जो होता है किसी भी सर्कुलर पाथ में घूमते समय QB/m होता है। अब B जो होगा इस सोलेनाइड के अंदर बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट जा रही है 2 एम्पियर की, तो सोलेनाइड के सेंटर पर जो फील्ड होती है, फील्ड की वैल्यू मैं आपको बता दूं, ये फील्ड जो होगी ये होगी म्यू नॉट NI, किसके बराबर होगी? म्यू नॉट NI के इक्वल हो जाएगी ये फील्ड, ठीक है। तो ये फील्ड याद रखना है, फील्ड है म्यू नॉट NI के इक्वल, यहाँ पे फील्ड म्यू नॉट NI लगा दें। यहाँ N होता है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट m × ओमेगा इक्वल टू q × b हो जाएगा म्यू नॉट NI। आपको n निकालना है तो n की वैल्यू हो जाएगी m ओमेगा अपॉन q म्यू नॉट I। यहाँ पे सारे पैरामीटर दिए, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आप जानते हैं 9 × 10⁻9.1 × 10⁻31 kg, ओमेगा आपको 2πf करके मिल जाएगा, क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻19, म्यू नॉट वैल्यू होगी 2π × 10⁻4π × 10⁻7, और ये आपके पास आ जाएगा I करंट की वैल्यू 2 एम्पियर। सॉल्व एंड गेट योर आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 58।
क्वेश्चन नंबर 58, इसका आंसर मैं देख पा रहा हूँ 1420 टन्स पर मीटर आएगा। सॉल्व करके 1420 टन्स पर मीटर एंड दिस बिकम्स योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अच्छी प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन को सिर्फ विजुलाइज करना था, बहुत आसान सी प्रॉब्लम थी। सिंगल एक कॉन्सेप्ट ओमेगा को QB/m कर देना था। आते हैं अपने नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज 61 अपने आप में बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ये एडवांस के लिए भी हो सकती है, मुझे अच्छी लगी है प्रॉब्लम, तो चलिए देखते हैं। A capacitor of capacitance 100 माइक्रोफैराड is connected to a battery of 20 वोल्ट। यानी कैपेसिटर को 100 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को 20 वोल्ट की बैटरी से लॉन्ग टाइम तक कनेक्ट कर दिया गया, यानी उसमें कुछ चार्ज आ चुका होगा। चार्ज की वैल्यू Q इंटू C होगी, यहाँ पर 2000 माइक्रोकूलम का चार्ज आ चुका होगा। एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट, इससे हटा लिया गया। इट इज नाउ कनेक्टेड अक्रॉस अ लॉन्ग सोलेनाइड हैविंग 400 टन्स पर मीटर। उस लॉन्ग सोलेनाइड पे कनेक्ट कर दिया जिसमें 400 टन्स पर मीटर थे। It is found that the potential difference across the capacitor dropped to 90%। तो इनिशियल जो कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस था 20 वोल्ट, वो 90% ऑफ दिस वैल्यू ड्रॉप हो गया, यानी कि 80 में हो गया। 90% ऑफ इट्स डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ड्रॉप टू 90% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन 2 सेकेंड। 20 से 18 वोल्ट का वोल्टेज होने में 2 सेकंड लगे। एस्टिमेट द एवरेज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड दौरान एवरेज मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हुई है वो आपको निकालना है। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, तो 20 को म्यू नॉट एन आई। तो इस दौरान म्यू नॉट आपके पास आप कांस्टेंट होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास हैं। हम एवरेज करंट निकाल लेते हैं, तो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। अब एवरेज करंट क्या आएगी, इस दौरान क्या चेंजेस हुए वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रॉब्लम में 61। मेरे पास बुक है, मैं बाकी डेटा इससे देख लूँ, मैंने आपको सारे डेटा रीड करके दे दिए हैं। तो चलते हैं आगे प्रॉब्लम नंबर 61 पे, एंड दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 61। तो t इक्वल टू 0 पे इसके पास t इक्वल टू 0 पे लॉन्ग टाइम बाद फिर से हम सोलेनाइड से कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, मैं बुक से देख ले रहा हूं, जस्ट ए मिनट। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज गिवन 100 माइक्रोफैराड, सी दिया है 100 माइक्रोफैराड, और इसको 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया था। तो वी नॉट आपके पास होगा मैक्सिमम वोल्टेज हो रहा है, दैट इज 20 वोल्ट। वी नॉट इसको टू 20 वोल्ट। ठीक है, तो क्यू नॉट है इसके पास जो रहा हो सी इंटू वी नॉट 2000 माइक्रोकूलम, 2000 माइक्रोकूलम रहा होगा। अब ये t इक्वल टू 0 पे बात हुई, t इक्वल टू t पर वोल्टेज जो है 90%, वी नॉट वी जो था 90% ऑफ वी नॉट हो गया। इट मीन्स वो हो जाएगा 18, 20 का 90% जो है 18 वोल्ट हो गया, 18 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब इसके पास C तो इसका 100 माइक्रोफैराड ही था, तो इसके पास उस समय जो चार्ज बचा Q उस इंस्टेंट पर t इक्वल टू t मीन्स 2 सेकेंड पर, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में जो इसके पास चार्ज बचा है वो आपके पास है C इंटू वी। C हो गया 100 इंटू वी हो गया 18, तो अब तो कितना हो गया 1800 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज हो गया। तो इस 2 सेकेंड में ड्यूरिंग 2 सेकेंड इंटरवल चार्ज में चेंज किया, कितना चार्ज फ्लो गया कैपेसिटर के थ्रू, वही सोलेनोइड के थ्रू फ्लो किया होगा। डेल्टा की हो जाएगा 2000 माइनस 1800 माइक्रोकूलम, इट मीन्स 200 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो किया है, और टाइम इंटरवल कितना लगा है 2 सेकेंड। तो एवरेज करंट क्या रही उस दौरान, एवरेज करंट जो रही डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इट मीन्स 200 माइक्रोकूलम था 10.6 अपॉन टाइम इंटरवल था 2 सेकेंड, तो दिस इज 10⁻⁻⁴ एम्पियर। ये एवरेज करंट रही। तो अब देखें सोलेनाइड में, इस सोलेनाइड में एवरेज करंट जो रही है आई एवरेज, एंड दैट इज 10⁻⁻⁴ एम्पियर। तो मैग्नेटिक फील्ड एवरेज अगर आपको निकालनी है तो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड बी एवरेज जो आपके पास आएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई।
तो इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एन नंबर ऑफ टर्न्स दिए आपको 4000 इंटू आई करंट एवरेज जो आ चुकी है 10⁻⁴ आ चुकी है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो बी एवरेज आपको मिल जाएगा। एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी एंड दिस बी एवरेज बिकम्स क्वेश्चन नंबर, तो दिस बिकम्स 16 पाई 4 इंटू 4 16 पाई इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -4 और 3 11 यानी 10⁻⁸ आ जाएगा टेस्ला एंड दैट बिकम योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आज 10 प्रॉब्लम ली है और यहाँ इसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर जो 2 पार्ट दिए थे वो मैंने पूरे करा दिए हैं। ठीक है, अभी मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला चैप्टर नहीं कराने जा रहा हूँ, तो इसमें मैक्सिमम चीजें लर्निंग की होती है और फैक्ट पर होते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर आएगा जो डे 7 आएगा, इसमें मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा और उसमें समय भी लगेगा क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देन कीप ऑन वाचिंग और प्लीज कमेंट जरूर करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना हर एक समय चुरा करके पढ़ाई में जरूर लगा दें क्योंकि ये 2 महीने का रिविजन आपको काफी अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। कीप ऑन वाचिंग, कीप ऑन शेयरिंग एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू।